उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, यूपी में सरकार जिसकी हो, कुंडा में राज सिर्फ एक ही आदमी का रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। एक ऐसा नाम जो पिछले 3 दशकों से बिना किसी बड़ी पार्टी के सिंबल के अपने दम पर न सिर्फ चुनाव जीत रहा है, बल्कि लखनऊ की सत्ता की चाबी भी अपने पास रखता है। लेकिन आज कहानी सिर्फ कुंडा तक सीमित नहीं है। आज सवाल यह है कि खुद को पिछड़ों और दलितों का मसीहा कहने वाले अखिलेश यादव और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आखिर इन दोनों धुरियनों को राजा भैया की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों राज्यसभा चुनाव हो या यूपी का कोई बड़ा सियासी संकट, दोनों ही दल इस कुंडा के सुल्तान के दरवाजे पर दस्तक देते नजर आते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले क्या आप जानते हैं कि राजा भैया ने साल 1993 में अपना पहला चुनाव लड़ा था और तब से लेकर आज तक वे एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। लगातार 7 बार निर्दलीय और अपनी पार्टी से विधायक बनने का यह रिकॉर्ड यूपी की सियासत में विरला है। राजा भैया को समझने के लिए हमें प्रतापगढ़ के भद्री रियासत के इतिहास को समझना होगा। राजा भैया कोई साधारण नेता नहीं है, वे एक पारंपरिक ठाकुर घराने के राजा हैं। लेकिन सवाल है कि फिर राजा का लोकतंत्र में सिक्का कैसे चला? दरअसल कुंडा और उसके आसपास के इलाकों में राजा भैया की छवि दो तरफा है। विरोधियों और पुलिस के रिकॉर्ड में जहां उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, वहीं कुंडा की जनता के लिए वे किसी रॉबिन हुड हैं। भद्री किले के लगने वाले जनता दरबार में आज भी ऑन द स्पॉट फैसले होते हैं। किसी की बेटी की शादी का खर्च उठाना हो, किसी का इलाज कराना हो या आपसी विवाद सुलझाना हो, कुंडा के लोगों के लिए अदालत बाद में आती है, राजा भैया की कोठी पहले पहुंच जाती है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि राजा भैया की ताकत उनकी विचारधारा नहीं, बल्कि उनके पर्सनालिटी लॉयल्टी नेटवर्क यानी वफादारों का तंत्र है। उन्होंने कुंडा में राज्य सरकार के समानांतर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की है जिसे कोई भी पार्टी हिला नहीं पाई। अब बात करते हैं पहले बड़े खिलाड़ी की, यानी कि अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी और राजा भैया का रिश्ता बेहद पुराना और गहरा रहा है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव राजा भैया को बेहद पसंद करते थे। जब मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया था, तब मुलायम सिंह ने ही उनके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ी और अपनी सरकार बनते ही उन पर से पोटा हटाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन अखिलेश यादव के दौर में यह समीकरण बदल गया। दोनों के बीच दरार की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह मार्च 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव था। कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए राजा भैया से समर्थन मांगा था। राजा भैया के रिश्ते बसपा सुप्रीमो मायावती से बेहद खराब रहे हैं। मायावती सरकार के दौरान ही राजा भैया पर पोटा लगाया गया और उन्हें जेल भेजा गया था। दावा है कि राजा भैया ने अखिलेश को भरोसा दिया था कि वह समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन सपा को वोट नहीं दिया। चुनाव के दिन राजा भैया ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे उम्मीदवार हार गया। इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने राजा भैया से दूरी बना ली। – 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। राजा भैया के लिए राजनीतिक रूप से उस गठबंधन का हिस्सा बने रहना या उसे स्वीकार करना असंभव था, क्योंकि मायावती उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी रही हैं। इस गठबंधन ने दोनों के बीच की बची खुची कसर भी खत्म कर दी। अब आते हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर। योगी सरकार की छवि क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों का साम्राज्य इस दौर में मिट्टी में मिल गया। लेकिन गौर करने वाली बात है कि राजा भैया पर योगी सरकार का बुलडोजर कभी नहीं चला। क्यों? उत्तर प्रदेश में जब जब ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की राजनीति गर्म होती है, बीजेपी को ठाकुर समाज के बड़े चेहरों को अपने साथ या न्यूट्रल रखना पड़ता है। राजा भैया पूरे यूपी के ठाकुरों में एक खास रसूख रखते हैं। जब भी बीजेपी को उच्च सदन यानी राज्यसभा के चुनावों में अतिरिक्त वोटों की जरूरत होती है, राजा भैया के 2 विधायक, वे खुद और बाबागंज से विनोद सरोज, हमेशा संकट मोचक बनकर सामने आते हैं।
बीजेपी जानती है कि राजा भैया अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो वे विपक्षी वोटों को ही काटेंगे, जिससे सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को ही मिलता है। इस बीच एक रोचक फैक्ट भी आपको बता दें, राजा भैया को एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। वे एक ट्रेंड पायलट हैं और उनके पास खुद का एयरक्राफ्ट उड़ाने का लाइसेंस भी रहा है। इसके अलावा उन्होंने घुड़सवारी और शूटिंग का भी बेहद शौक है, जो उनके रॉयल छवि को और मजबूत करता है। इस रोचक फैक्ट्स के बाद अब आपको बताते हैं कि राजा भैया का गेम प्लान क्या है। वे किसी एक नाव पर पैर क्यों नहीं रखते। इसे राजनीति में कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी आजादी को बरकरार रखना। तो पहली रणनीति है, अगर राजा भैया बीजेपी या समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वे उस पार्टी के अनुशासन में बंध जाएंगे। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू खत्म हो जाएगी। निर्दलीय या अपनी छोटी पार्टी के दम पर वे हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल के जरिए SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग और सवर्णों के हक की बात उठाकर अपनी एक अलग पॉलिटिकल लाइन खींच ली है, जिससे वे दोनों बड़ी पार्टियों से अलग दिखते हैं। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अस्थायी हित होते हैं। राजा भैया इसी सिद्धांत के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अखिलेश यादव को PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ सवर्णों का तड़का लगाने के लिए राजा भैया की खामोश मदद चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ को अपनी कोर राजपूत कम्युनिटी को यह संदेश देने के लिए राजा भैया का साथ चाहिए कि अपनों पर आंच नहीं आती। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली की सियासत, कुंडा का यह सुल्तान अपनी चालें बहुत सोच समझकर चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन एक बात तय है, लखनऊ के तख्त पर बैठने वाले को कुंडा के इस किले को सलाम ठोकना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या राजा भैया को किसी एक बड़ी पार्टी के साथ खुलकर आ जाना चाहिए या उनका यह निर्दलीय अंदाज ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कोई सवाल हो या हो कोई सुझाव तो वो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाकर के शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।